मैं समझती हूँ क्योंकि ये लोग हार गए हैं लोकसभा चुनाव और कहीं ना कहीं ये भयभीत है, इसलिए पूरा प्रशासन का प्रयोग कर रहे हैं और ये प्रशासन की ही तरफदारी करेंगे। लेकिन ये जनता जो वोट डालने के लिए जा रही है, लगातार लाइन में लग रही है, और जिस तरह प्रशासन और जो पुलिस वालों की जो लाठियां बेचारे खा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी इस बात से जान जाए कि आने वाले समय में जा रहे हैं, जितनी भी कोशिश कर लें अब वो रुकने वाले नहीं है। ब्रजेश पाठक भी पीसी करने जा रहे हैं इन्हीं मुद्दों पर, कैसे देख रहे हैं? हमने देखा है कि अच्छी बात है, पीसी करें, अपनी बात को रखें, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश में उपचुनावों का सवाल है, ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि शासन भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ दे रहा है। लोग साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन साथ दे रहा है। मैम, समाजवादी पार्टी इसको कैसे परस्यू करेगी, क्योंकि कई जगह से वीडियोस वायरल हो रहे लगातार? जी हाँ, इलेक्शन कमीशन द्वारा जब हमने भेजा ये इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग, तो मैं समझती हूँ वहाँ पे जो एक इंस्पेक्टर थे सीसा मऊ में, वो सस्पेंड भी हुए हैं। हमने यहाँ से भी भाटी जी का जो है वीडियोग्राफी सब भेजी है, हमें पूरी उम्मीद है वो भी सस्पेंड हो गए, उस पर कार्रवाई होगी। और जिस तरह राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है कि इनका सैलरीज रुकनी चाहिए, इनके जो प्रोविडेंट फंड्स हैं ये भी रुकने चाहिए, और इस तरह पूरी कार्रवाई पे हम लोग अपना ध्यान और निगरानी रखेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता डिम्पल यादव जो कि बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगाती हुई, सवाल उठाती हुई, और मुझे लगता है कि अनिरुद्ध जी आप ही को जवाब देना चाहिए, क्योंकि डिम्पल यादव ने कई सारे आरोप आप लोगों पर लगा दिए हैं चुनाव को लेकर के भी। वहाँ पे जो एक इंस्पेक्टर थे सीसा मऊ में, वो सस्पेंड भी हुए हैं। हमने यहाँ से भी भाटी जी का जो है वीडियोग्राफी सब भेजी है, हमें पूरी उम्मीद है वो भी सस्पेंड हो गए, उस पर कार्रवाई होगी। और जिस तरह राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है कि इनका सैलरीज रुकनी चाहिए, इनके जो प्रोविडेंट फंड्स हैं ये भी रुकने चाहिए, और इस तरह पूरी कार्रवाई पे हम लोग अपना ध्यान और निगरानी रखेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता डिम्पल यादव जो कि बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगाती हुई, सवाल उठाती हुई, और मुझे लगता है कि अनिरुद्ध जी आप ही को जवाब देना चाहिए, क्योंकि डिम्पल यादव ने कई सारे आरोप आप लोगों पर लगा दिए हैं चुनाव को लेकर के भी। प्रिया जी, 2017 के पहले जब चुनाव होता था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब कैसे चुनाव करती थी सबको पता है। जब फ्री और फेयर इलेक्शन होने लग गया तो लोगों को बड़ा डर लगने लग गया है। ये कल अभी कर रहे थे कि नहीं बुर्का के करके चेकिंग नहीं होगी, इसके पहले क्या करते थे भाई, बुर्का उठाते थे, घूंघट, ये सारा चीज करते थे, किस तरीके से चेकिंग करते सबको पता है। उसके बाद में जब यहाँ पे होता एक दलित बेटी की हत्या हो जाती करहल विधानसभा में, जहाँ के विधायक खुद अखिलेश यादव जी रहे हैं, तब ये लोग चुप हो जाते, कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो जो इन लोगों का दोहरा मापदंड है वो लोगों को दिख रहा है। ये लोग केवल एक होता है कि भ्रम की स्थिति फैलाना, भ्रम जाल फैलाना कि भैया हम तो चुनाव हार ही रहे हैं, तो उसमें किस पे ठीकरा फोड़ा जाए। तो चुनाव आयोग सबसे सस्ता होता, अभी चुनाव की प्रक्रिया पर ठीकरा फोड़ेंगे और 23 तारीख को शाम को ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे कि ईवीएम हैक हो गया था। तो ये बिल्कुल सेट इनका पैटर्न है। कल आप देखिए इन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया, उसके बाद में आज ये इस तरीके कर रहे हैं, कल ये जाएंगे, आज प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं, कल जब 23 तारीख को रिजल्ट शाम को आएगा तो ईवीएम पे। ये सेट पैटर्न इंडिया अलायंस का सेट पैटर्न है। झारखंड के अंदर चुनाव हो रहा है तो वहां पे वोटर 3 चीजों पे वोट कर रहे हैं। एक आदिवासी अस्मिता का सवाल है, रोटी माटी बेटी को बचाओ कैसे वहां पे है, वर्तमान सरकार का भ्रष्टाचार कैसे है। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन उधर भी कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। ज्योति कुमार सिंह वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हार के डर से, और विपक्षी गठबंधन जो है हार के डर से इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, इस तरीके का आरोप लगा रहा है। प्रिया जी, एक्चुअली आपके इस फर्स्ट हाफ में मैंने कुछ बातों को रख चुका हूँ। अब मैं चूंकि आप दूसरे हाफ में आई हैं, तो मैं चूंकि बात महाराष्ट्र और झारखंड की हो रही है, तो मैं वहाँ लोकल जिन मुद्दों पर बात हो रही है और जिन पर हमें कॉन्फिडेंस है कि हमें वोट मिलेगा, मैं उन बातों का जिक्र करूंगा। अब जैसे कि आपने बताया कि कोडरमा से आपने अपनी बात की शुरुआत की, तो आपको मैं बता दूं कि कोडरमा और गिरिडीह की आपने नाम लिया, गिरिडीह का नाम लिया आपने, तो प्रधानमंत्री जब इसके पहले गए थे तो आपको याद दिला दूं मैं कि प्रधानमंत्री जाकर उन्होंने बोला था कि गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज हम खोलेंगे, और गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला नहीं, तो वहाँ के आसपास के सारे लोग बहुत नाराज है और वोट इसीलिए कर रहे हैं उनके विपक्ष में, क्योंकि वो बोलकर नहीं किए। कोडरमा में भी इन्होंने मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की थी और इन्होंने नहीं खोला, उसी के अगेंस्ट में वोट इनके पक्ष में, हम लोग के पक्ष में कर रहे हैं। और जो हम लोगों ने जो काम किया है उन पर हम वोट मांग रहे हैं। हमने जो काम किया, 10 लाख बच्चों को हमने साइकिल मिल बांटी है, उसके आधार पर कर रहा हूं मैं। 6.5 लाख किसानों को 2 लाख। कंप्लीट करने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। ज्योति जी,
6.5 लाख किसानों को 2 लाख तक का हमने कृषि लोन माफ किया है। हम उस आधार पर मांग रहे हैं वोट। हम जो मुख्यमंत्री जो मैया योजना 57 लाख बहनों को 30,000 की सम्मान राशि देंगे, हम उस पर मांग रहे लेकिन हैं। फिर यूपी में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप लोग? वहां तो प्रिया जी आपको पता है हम अलायंस में लड़ रहे हैं, तो हमारा जो अलायंस में जो हमारी बातें हुई है वो एक गठबंधन के तहत हमने जो गठबंधन में जो बातें फैसला ठीक हुई है, अनिरुद्ध उसमें जी कुछ समाजवादी काउंटर लड़ करना रही चाहते है। हैं 30 सेकंड में। मैथिल साहब आते उसके बाद आऊंगी, सिर्फ 30 सेकंड अनिरुद्ध ज्योति जी। जी बड़े सीनियर है, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन पता नहीं कहां से फैक्ट गलत दे रहे हैं। कोडरमा मेडिकल कॉलेज के लिए 150 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिया, उसमें 123 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी हो गई, 27 करोड़ की और जानी। और जमीन किसको देना था? जमीन देना था राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार ने जमीन देने के साथ साथ क्लियरेंस तक कराने की नहीं कर रहे हैं ये, तो कैसे कह सकते हैं कि वहां पे पैसा। दूसरी चीज मैं बताऊं, दूसरी चीज ये है कि ये जब कोई भी केंद्र सरकार की जो केंद्र जितना उनके बस में होता है कि ये हमारी टेरिटरीज में है। अगर 57 रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करना था, केंद्र ने किया। अगर वहां पे देवधर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाना था, वो डेवलप किया गया। अगर वहां पे 9 वंदे भारत ट्रेन देनी थी, वो दी गई। लेकिन जो सरकार केंद्र से योजनाएं जाती, चाहे वो पीएम किसान हो, चाहे वो क्या कहते हैं मनरेगा की योजना जानी हो, वो तो राज्य सरकार डेटा देगी, उन रोल तो राज्य सरकार करेगी। ठीक है, मैं आ रही ज्योति जी, आ रही सूर्य मैथिल जी भी कुछ कहना चाहते हैं, एक बार उनके पास आ जाती है सूर्य जी। धन्यवाद। देखिए, जो मैं बोलना चाहता हूं उसमें से आधी बात तो भाजपा प्रवक्ता ने बता ही दी। उसके बाद ज्योति जी आपके पास आऊंगी। भाजपा प्रवक्ता ने भी बिल्कुल सही और स्पष्ट फैक्ट रखे हैं कि केंद्र सरकार ने पैसा भेजा, चाहे वो गिरिडीह हो और चाहे वो आपका कोडरमा हो। इन दोनों के लिए जो जमीनें देने का काम है वो काम राज्य सरकार का होना चाहिए था। वो लगातार ना तो क्लियरेंस दे रहे, ना एनओसी दे रहे और ना ही जमीन दे रहे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। बीएसएफ का दायरा घुसपैठ रोकने के लिए, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड में, बीएसएफ का दायरा 10 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने किया। लेकिन यह आपको जान के हैरानी होगी कि इस देश में बंगाल के अंदर 15 किलोमीटर की ऐसी एक पट्टी है जहां पर कि राज्य सरकार बीएसएफ को फेंसिंग लगाने के लिए जमीन के टुकड़े की एनओसी नहीं दे रही। मतलब बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग के लिए नहीं एनओसी दी जा रही, जहां से लगातार घुसपैठ होती है और उससे जुड़ा हुआ झारखंड है, वहां लगातार ये संथाल परगना में जो है घुसपैठ होती चली जाती है। तो बंगाल के अंदर जितने भी ये रोहिंग्या मुस्लिम जो ये मियां भाई हैं, ये आते हैं, वहां पर इनको जमाई की तरह वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड दिया जाता है। इनकी जेब में पैसे डाले जाते हैं। लाडली बहना योजना और गोगो दीदी योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इनकी रोटी और वक्त की थोड़ी सी कमी किया जाता है और उसके बाद ये घुसपैठ कराते हैं। ठीक है, अनिरुद्ध जी जल्दी से आप काउंटर कर लीजिए, उसके बाद 2 मेहमान है, मुझे उनके पास भी जाना है। अनिरुद्ध जी जल्दी। अनिरुद्ध जी ज्योति जी। हाँ, अनिरुद्ध जी ने बात कहा उन्होंने, मैं उनके थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर देता हूँ। कोडरमा मेडिकल कॉलेज में कॉलेज का जो बात होनी थी 2018 में आधारशिला रखा गया था और 2019 में फिर वादा किया गया था, बट वो कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब ये जब बात कह रहे हैं कि देवघर में इन्होंने किया और खुद ही कह रहे हैं कि राज्य सरकार जमीन नहीं देती है, तो आप कैसे एयरपोर्ट बनाए वहां? अनिरुद्ध जी आप बताएं कि आप बिहार से जब झारखंड सरकार ने दिया तभी तो आप एयरपोर्ट बनाए ना, तो आप तो अपने बात में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो मैं बातें कहना चाहता हूं, मैं बातें अब जो रेलवे की बात की तो अब कोरबा लोहरदगा का रेलवे लाइन बिछना था, नहीं बिछाई। प्रधानमंत्री ने बोला था रेलवे के पास में खुद की अपनी जमीन होती है भाई, रेलवे उनके पास भी जाना है। ठीक है, हर जी आपके पास आते हुए, ठीक है ज्योति साहब, ठीक है, और भी मेहमानों उनके पास भी जाना है। हर्षी आपके पास आते हुए, इस बार झारखंड के चुनाव पे, क्योंकि यहाँ पर चर्चा झारखंड को लेकर के हो रही है, घुसपैठियों का मुद्दा कितना बड़ा है? क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो वहां पर जब जाते हैं, चुनावी सभा को संबोधित करते, तो घुसपैठ को लेकर के कम से कम प्रदेश सरकार पर काफी हमलावर नजर आते हैं। प्रिया जी, किसान और ट्राइबल्स ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी माटी और जमीन से बहुत प्यार होता है। कहीं पे भी आप चाहे हरियाणा चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, यूपी के जो क्या कहते हैं कृषि बहुल इलाके हैं उधर चले जाइए, पंजाब चले जाइए, और साथ ही साथ झारखंड में जो हमारे ट्राइबल भाई रहते हैं उनको अपनी मिट्टी से और अपनी धरती से बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो बकायदा ये बहुत बड़ा मुद्दा है वहां का। कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी जमीनें उनकी बेटियों पर
अत्याचार करें, कोई बांग्लादेशी या कोई रोहिंग्या आके अत्याचार करे। सबसे पहले तो जो भी सरकार जीतती है, मैं उससे ये आग्रह करना चाहूंगा कि एनएसए के तहत जो बंदे, जो लोग इनके आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, उन पे एनएसए के तहत कार्रवाई होनी झारखंड चाहिए। के चुनाव में कितना इम्पैक्ट डालेंगे ये मुद्दे? सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप प्रश्न फिर से दोहराइए। जी सर, सवाल ये था कि झारखंड के चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा हो, आदिवासियों का, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य राज्य है, और बीजेपी माँ माटी मानुष की बात जो लगातार वहां पर हमने देखा, पश्चिम बंगाल हालांकि रोटी माटी बेटी झारखंड को लेकर के उठाती रही है, क्या लगता है कि कितना इम्पैक्ट डालेगी इस चुनाव में? यदि पिछले विधानसभा चुनाव पर नजर डालें और लोकसभा चुनाव जिन राज्यों में आदिवासियों की बहुलता है वहां नजर डालें, तो आदिवासी वोट कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा, चाहे वो उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ये सारे राज्यों में आपका जो आदिवासी वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव किया है। ऐसे में झारखंड में कोई अलग से आदिवासी वर्ग नहीं है, वही वर्ग है जो आपके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का है। इसलिए मुझे लगता है कि जो वोटिंग परसेंटेज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है वो कहीं परिवर्तन का संकेत न दे रहा हो। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद। ज्योति जी, ठीक है, एक लाख देखिए, 27 रिजर्व सीट है जिसमें कि एसटी जो है 28 है और शेड्यूल कास्ट 9 है, और पिछले बार जो 26 पहले जो चरण में हुआ 26 सीटें पर हुई थी, जिसमें हम 21 सीट हम जीते थे, और इस बार भी हम पूरी सीट हम जीते। हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र और झारखंड में और इसके साथ ही साथ 4 राज्यों में 15 विधानसभा की सीट जिस पर हो रहा है बाई इलेक्शन, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई को सितारों की नगरी कहा जाता है, और ऐसे में आज के दिन जब सितारे उतरे, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो क्या उनका कहना है वो आपको एक बार सुनना चाहिए। तो रिक्वेस्ट करते रहे हैं हर उम्र के शख्स के कि वो, और इंतजार करते रहते हैं कि वो बालिग उम्र तक पहुंचे और वोट करने आए, क्योंकि ये देश उनका हक है और ये वोट करना उनका हक है, और ये सरकार चुनना भी उन्हीं का हक है। तो उनको आना जरूरी है और आपको इसमें मदद करनी, मीडिया से ज्यादा और कौन मदद करेगा इसमें, कि नौजवानों को बुलाया जाए। मेरे साथ 2 नौजवान हैं और इन नौजवान तो नहीं है तो उनको लेकर आए हूँ साथ में। जितने भी लोग अपने घरों में बैठे हैं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके वोट देना चाहिए, ताकि हम फिर अपने आप को दोषी न ठहराएं कि हमने ही मामला था और हुआ नहीं, फिर शिकायत करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। जितनी ज्यादा मात्रा में आप आए यहाँ पर अपना वोट दीजिए और प्रजातंत्र के इस पूरे उत्सव को बहुत ज्यादा दूर तक पहुँचाएं। इलेक्शन कमीशन की क्या क्या तैयारी आपको दिखी? आप बहुत अच्छा, इस बार बहुत अच्छा इंतजाम है। देखिए, आपको बाहर रोक दिया गाड़ी को, जहाँ आगे जहाँ अंदर, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन हैपनिंग। जैसे जैसे साल भी करते जा रहे हैं उससे ज़्यादा डिसिप्लिन है, अंदर माहौल अच्छा है, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन। मैं खुद यहाँ पर वोट देने के लिए आया हूँ, हालांकि मुझे लोगों ने कहा भी था कि हम आपसे ले लेंगे, लेकिन मैं खुद आकर भी मेरा बनता था हक, मैं यहाँ के खुद तरीके से वोट। I feel like we as citizens, that's our responsibility and we can't be saying कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अगर हम लोग घर से निकल के वोट नहीं कर सकते हैं। तो be to foresee our future in respect of that we should all vote। बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आई थिंक हम लोग मतलब बहुत सारे लोग गिव अप कर लेते हैं, उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो वोट नहीं करते हैं, बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें अपने शहर और अपने देश पर गर्व होना चाहिए, एंड वी शुड नेवर गिव अप ऑन आवर डेमोक्रेसी। सो एक्सरसाइज योर डेमोक्रेसी, एक्सरसाइज योर राइट टू वोट, एंड उतना तो कर सकते हैं ना हम अपने शहर के लिए, फिर हम बैठ के कंप्लेन करते हैं, उससे बेटर आके वोट कर लें। आज बहुत ही शुभ दिन है फिर से वोटिंग का। वोटिंग हमारे लिए एक भारत का सबसे बड़ा पर्व है। क्यों है पर्व? क्योंकि हर भारतीय को वोट देने का एक गर्व है। ये एक ऐसा त्योहार है इस पृथ्वी पर, यदि हर भारतीय ये समझ ले बस, तो जितने भी दुख हैं, जितनी भी बुराइयां हैं इस धरती पर, समाज में, मनुष्य में, वो एक आपकी वोट से, आपकी वोट की चोट पता नहीं है कितने लोगों को ठीक कर सकती है। एक पहली चोट है जो ठीक करने के लिए होती है। हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। जो भी मतदार है जो पहली बार
जो भी मतदार है वो पहली बार मतदान करने वाले, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो भारी संख्या में, भारी मात्रा में बाहर आकर वोट करें। बहुत सारे घर में आपके वृद्ध माता पिता या दादा दादी होंगे, उनको भी लेकर जाए मतदान केंद्र में और अपना जो हक है वो आज निभाएं, अपने राज्य के लिए अर्पण करें। लेकिन हम लोग जो करने आए वो वोटिंग है और वो सबका राइट है, वो सबका अधिकार है। तो मुझे लगता है कि ये आज का दिन जो है वो वोटिंग के हिसाब से है। तो जो गरीब है, जो भी है, यंग ओल्ड जो भी है, वोट करना जरूर है।